हनीफ जवेरी साहब, आपने जो बुक लिखी संजीव कुमार जी पर, ये विचार कैसे है, आपको आइडिया? हुआ यूँ कि मैं महमूद साहब के बाद मैं थोड़ा बिजी हो गया था बी आर चोपड़ा साहब की डॉक्यूमेंट्री लिखने में। उसके बाद उसी दौरान मुझे एक मेरी फ्रेंड ने कांटेक्ट की जो अपने ज़माने की बहुत मशहूर अदाकार थी और 50 60 70 तक उसने फिल्मों में काम किया, दिलीप साहब के साथ भी उन्होंने काम किया। तो उन्होंने मुझे अप्रोच करके कहा कि हनीफ भाई आप मेरी बायोग्राफी लिखिए, तो मैं उनके लिए काम करने लग गया और काफ़ी हद तक मैंने उनका काम किया। मैं उनका नाम अभी नहीं लूँगा। तो काफ़ी हद तक काम किया मैंने, यूसुफ साहब के इंटरव्यू किए मैंने, और भी उनके कलीग्स जितने थे जो हो सका मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए। लेकिन 1.5-2 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि उनका इंटरफेरेंस मेरे काम में ज़्यादा हो रहा। वो मुझसे कह लीजिए आप उनसे क्यों मिले, मैंने जो बोल दिया फाइनल है, आप क्रॉस चेकिंग क्यों करते, ये। हाँ, क्रॉस चेकिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दोस्ती इनसे ख़राब हो जाएगी और ये मेरा काम करने का स्टाइल नहीं है। मैं मतलब अगर किसी ने, महमूद साहब ने भी अगर कुछ चीज़ कह दी है तो मैं उसको जा कर के शोभा खोटे से या अरुणारण से क्रॉस चेकिंग करता ही था कि उन्होंने जो बोला है क्या वो फाइनल है या नहीं है, या आदमी किस फ्लो में बोल रहा है। तो हमको कोई कोई ऐसी अलग तरह के मैटर हो, कोई रिलीजन से कनेक्टेड हो या कोई कंट्रोवर्शियल हो, तो हमको उस टॉपिक पे क्रॉस चेकिंग करनी ही पड़ती है। तो मैंने देखा कि ये मैडम का इंटरफेरेंस बढ़ गया है और उसका प्रभाव जो है मेरी दोस्ती पे पड़ेगा। बुक तो चलो आई नहीं आई, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, रिलेशंस ख़राब नहीं होने चाहिए। तो मैंने एक दिन जा करके वो मैडम को बोल दिया कि मैडम आप जिससे भी बुक लिखवाना चाहे लिखाइए, हमारे आपके रिलेशंस ख़राब नहीं होने चाहिए, और ये मेरा एनओसी भी ले लीजिए, और जितने इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं जो स्टार्स के, उसकी ये ऑडियो कैसेट्स भी मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको आगे काम कराने में दिक्कत नहीं आए। तो वो बड़ी खुश हुई और एक्चुअली उस मोड पे उसने भी डिसाइड कर लिया था कि बुक ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बाद में इसी एक बार मैं ऐसे दिलीप कुमार साहब से मिलने के लिए गया, तो हम बैठे हुए थे, तो दिलीप कुमार साहब ने मुझे कैजुअली पूछा कि भाई वो बुक जो आप लिख रहे थे वो क्या हुआ। तो मैंने उनको पूरी हकीकत सुना दी कि वो अभी मैं उस प्रोजेक्ट में मैं नहीं हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। तो दिलीप साहब ने मुझसे कहा कि आप एक काम करो, कलाकार जो होते हैं ना उन पे बुक लिखो, और संजीव कुमार से बेहतर कोई एक्टर मुझे नज़र नहीं आता। एक बलराज सानी थे उन्होंने कहा, और एक संजीव कुमार जिनके साथ मैंने काम किया गजब का एक्टर थे वो। तो आप संजीव कुमार पे बुक क्यों नहीं लिखते? तो मैंने यूसुफ साहब से कहा कि संजीव कुमार की डेथ को तो 25 साल हो गए, क्योंकि उस ज़माने में 25 साल हो गए। मैं आपको बात कर रहा हूँ 2009 की। तो मतलब उनको तो 25 साल हो गए और वो है भी नहीं, और मुझे तो आइडिया ही नहीं आ रही है। उनके साथ काफ़ी लोगों ने काम किया, वो भी नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो उन्होंने कहा कि आप रिसर्च करने में बहुत अच्छे माहिर हो और आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरा भी हेल्प ले सकते हो, मैं आपको पूरा कॉपरेट करूँगा। तो दिलीप साहब ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, तो मैंने तय कर लिया कि संजीव कुमार पे बुक लिखना है। तो अब संजीव कुमार पे बुक लिखना है तो नेचुरली उनकी फैमिली में जो मेंबर्स मौजूद है, जैसे उनकी भाभियाँ, भाई के बच्चे, उनके डिस्टेंस रिलेटिव्स, उनके को स्टार जैसे जो मौजूद हैं, जैसे सारिका जी हैं, या उस ज़माने बी आर इशारा भी थे जिनके साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, रवि टंडन साहब ये। तो मैंने इनकी एक लिस्ट बना करके जो जो लोग अवेलेबल थे उन सब से, ए के हंगल साहब, ये सब के मैंने इंटरव्यू संजीव कुमार पे स्टार्ट कर दिया, टेप करना शुरू कर दिया। फैमिली से मिला, फैमिली में अच्छी दोस्ती हो गई। उनकी सिस्टर्स जो थी गायत्री बेन, वो यूएसए में थी, लेकिन वो यूएसए से मुझे हेल्प करती थी ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा। वो मुझे पूरा एल्बम जो अपनी शादी का या अपनी फैमिली का एल्बम उन्होंने कुरियर कर दिया। बोला आप मेरे भाई पे आप बुक लिख रहे हैं, आज तक किसी ने सोचा ही नहीं इतनी बड़ी हस्ती पे बुक लिखने के लिए, तो मैं तो आपको सैल्यूट करती हूँ। तो उन्होंने मुझे जितने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो भी उन्होंने मुहैया करा दिया। उन्होंने फिर मुझे सजेशंस दिया कि आप फलां से मिल लो, आप उनसे भी मिल लो। उनको मतलब दूर बैठे बैठे भी उनका इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा। किसी का नंबर देना है, किसी से मिलना है, कहीं मुझे दिक्कतें आ रही है, कहीं मुझे कोई क्रॉस चीज़ पूछनी होती है, तो इस तरीके से गायत्री बेन बुक कहिए, या उनकी भाभी जो बॉम्बे में है, ज्योति बेन जरीवाला या प्रफुल्ला बेन जरीवाला, ये सारे के सारे लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया।
अगर जरीवाला फैमिली मेरे साथ खड़ी नहीं होती तो ऑथोराइज बायोग्राफी तो बनती ही नहीं ना। ऑथोराइज बायोग्राफी कैसे बनती? उन्होंने मुझे फोटोग्राफ्स ही नहीं बल्कि जो कंट्रोवर्शियल मटेरियल था, जैसे नूतन जी का था या हेमा जी का था, वो तक के भी उन्होंने मुझे सब तफसील से बताया कि एक्चुअल स्टोरी क्या थी और मीडिया में क्या आ रहा है। मीडिया में तो ये आ रहा है कि हेमा मालिनी धर्म जी को लाइक करती थी इसलिए संजीव कुमार के प्रपोजल पे, लेकिन ऐसा नहीं था। धर्मेंद्र तो बहुत बाद में एंट्री ली है संजीव कुमार के, पहले तो संजीव कुमार ही थे। और कैसे कैसे क्या क्या हुआ ये पूरा मैंने चैप्टर वाइज बना करके पूरे सहयोग के साथ, और क्रॉस कनेक्शंस भी मैंने किया है। अगर गायत्री बेन ने कुछ कहा है तो उनकी भाभीयों से पूछ के भी वेरीफाई किया है कि कहीं ये तो कुछ मिस्टेक नहीं कर रही है। थिएटर ग्रुप्स के लोग, INT वालों ने मुझे सपोर्ट किया, इप्टा के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, रमेश तलवार साहब कहिए, रमन कुमार साहब कहिए, AK हंगल साहब कहिए, जितने भी जो लोग थिएटर में संजीव कुमार के साथ काम कर चुके और मौजूद थे, वो सबकी लिस्ट बना करके मैंने ऑलमोस्ट सबसे मिला। हाँ, अगर किसी ने मुझे कह दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इस टॉपिक पे आपसे बात नहीं करना चाहती, तो मैंने उनको फिर फोर्स भी नहीं किया। लेकिन मैं अपने लेवल पर मैंने काफ़ी लोगों से मिला, 140 लोगों से मिला, जिनमें से सिर्फ 112 लोगों का नाम बुक में है, क्योंकि बाकी के कई लोगों ने कहा कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए इसमें, जिनमें शमी कपूर साहब भी थे। तो इस तरीके से मैंने देवन वर्मा कहिए, शमी कपूर साहब कहिए, काफ़ी लोगों ने मुझे सहयोग दिया। मैं पुणे गया, मैं वो संजीव कुमार की जिस मैडम के साथ मंगनी टूट गई थी 1957 में, मैं उसको खोज निकाला, मैंने उनका इंटरव्यू किया, तब जाकर के ये बुक बनी। हाँ, इसीलिए इस बुक को बनने में समय भी लगा, और बीच में कुछ ऐसा भी मामला हो गया था कि जरीवाला फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आपसी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे 4-5 साल बुक को हॉल्ट कर देना पड़ा। और वो उनके पर्सनल बातों पे मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, वो उनका पर्सनल है, लेकिन उसकी वजह से मेरी बुक इफेक्ट हुई और मैं और लेट हो गया। जब बुक सब चीज़ सॉर्ट आउट हो गया तो फिर ये कोरोना नाम की मुसीबत आ गई पूरी दुनिया में, तो कोरोना मुझे और दो साल पीछे लेके गया। तो 2009 में जो बुक शुरू हुई थी वो 2021 में जाके रिलीज़ हुई, और बीच में ये सब हुआ, तो उसमें भी ऊपर वाले का बड़ा क्रम था कि मुझे बहुत अच्छे मेरे दोस्त, आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सुमन बत्रा साहब, उनके पास भी अच्छा मैटर था, वो भी संजीव कुमार साहब के फ़ैन रहे हैं, तो वो उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया, तो मैंने उनको भी सबने साथ ले लिया। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है ये बुक में। आपने संजीव कुमार जी पर जो बुक लिखी, तो जाहिर सी बात एक सवाल आता है कि आप उनसे कभी मिले, कैसा अनुभव रहा आपका? जी, मैं संजीव कुमार साहब से पहली बार मिला था, मैं एक प्ले कर रहा था लोक कथा रमेश तलवार साहब का, ये 1983 की बात है। तो शो जब ख़त्म हुआ तो रमेश तलवार, मेरे पास प्रीमियर शो जब ख़त्म हुआ पृथ्वी थिएटर में, तो तलवार साहब स्टेज पे आके बोले कि कोई भी आर्टिस्ट कॉस्ट्यूम चेंज नहीं करेगा और स्टेज से मेकअप रूम में नहीं जाएगा, रुको। तो हमने सोचा शायद वो मीडिया के लिए कुछ फ़ोटो खींचना चाहते हैं, इसके लिए हमको रुकवाया है। और रात के 11:30 बज चुके थे और मुझे जू से बॉम्बे पहुंचना था, साउथ बॉम्बे, तो मैं अपनी टेंशन में था सॉरी। तो हम लोग जब वेट कर रहे थे तो संजीव कुमार साहब की एंट्री हो गई स्टेज पे, तो हम लोग सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि संजीव कुमार इप्टा के मेंबर रह चुके थे, तलवार साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने तलवार साहब के साथ 2 फिल्मों में काम किया था। तो मैं संजीव कुमार को मैं मिला उस टाइम पे, मुलाकात ही नहीं हुई, मतलब हमने ग्रुप फोटो खींची और मैं भाग गया कॉस्ट्यूम चेंज करने, क्योंकि मुझे साउथ बॉम्बे पहुंचना था। जब मैं पृथ्वी थिएटर में कॉस्ट्यूम चेंज करके नीचे आया तो संजीव साहब AK हंगल साहब के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे देखते ही किया, मैं पास पहुंच गया, उन्होंने मुझे हाथ मिलाया, मुझसे कहा आपका रोल बहुत अच्छा था। तो मुझे लगा ये साहब मेरी फिरकी ले रहे हैं, क्योंकि पूरे प्ले में मेरे 2 डायलॉग थे, तो मैंने कहा मेरा रोल अच्छा था, ये कैसे इन्होंने कहते। तो मैंने उनको टोका कि मेरा रोल तो सर बहुत छोटा था, तो आप कैसे बोल सकते थे कि अच्छा था। तो बोले आपने रोल किया था, फार्मर का रोल था, और आप रेप विक्टिम के आप विटनेस रहे, और बोले रोल छोटा बड़ा नहीं होता, रोल तो रोल ही होता है। तो मैंने कहा कि कमाल के आदमी है, पूरा प्ले देखे उनको ये नहीं मालूम है कि कौन सा कैरेक्टर ने क्या क्या किया है। तो बड़ा खुश हुआ। तो हंगल साहब ने उनसे कहा कि ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, इनका नाम है हनीफ जवेरी,
तो ज़वेरी वर्ड सुन के उनको लगा मैं गुजराती हूँ, तो उन्होंने गुजराती में मुझसे पूछा क्या तुम्हें गुजराती छो? तो मुझे बड़ा वो लगा, और फिर मैंने उनसे कहा कि साहब मैं आपका फ़ैन भी हूँ, मैं आपकी लगभग सभी फिल्में देखा हूँ, खिलौना कहिए, कोशिश, परिचय, ये वो, और मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये मेरा नंबर लो, लैंडलाइन नंबर, और इस पर आप सुबह 10 के बाद फ़ोन करो तो आपको जमुना दास जी मिलेंगे, उनके सेक्रेटरी, उनसे अपॉइंटमेंट आप फिक्स करो। तो मैं 2-3 दिन के बाद उनको फ़ोन किया, और मेरे 1 हफ्ते के अंदर में मेरा पहला इंटरव्यू संजीव कुमार के साथ चांदीवली स्टूडियो में हुआ था। वो शूटिंग कर रहे थे, और चांदीवली स्टूडियो बहुत दूर पड़ रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ संजीव कुमार ने बुलाया है तो मुझे जाना ही है। तो पहला इंटरव्यू था। इसके बाद मैंने और भी कुछ इंटरव्यूज़ किए, दोस्ती हो गई, अक्सर पार्टी में मुलाकात होने लग गई थी। लेकिन संजीव कुमार के साथ मेरा एसोसिएशन 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि 83 में मेरी दोस्ती हुई और 85 में उनकी डेथ हो गई। तो आपके जो बुक पब्लिश हुए, आपको इसको कैसा रिस्पांस मिला अभी तक मीडिया से? आप देखिए रिस्पांस, हिंदुस्तान टाइम्स हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो या जितने भी वेबसाइट्स जो ये कवर कर रहे हैं, अभी तक इस बुक के अगेंस्ट में किसी ने एक लाइन नहीं लिखी है। और जितने मेरे कलीग्स हैं जिन्होंने, जो मुझे जानते हैं, हेमंत वर्मा कहिए या इंद्रमोहन पन्नू, पूजा सामंत, अनीता उपाध्याय, सुरेंद्र गुप्ता साहब, सब लोग तारीफ कर रहे हैं बुक की। नहीं भी पढ़े तो उनको पता है, उनके साथ मैंने काम किया हूँ कि ये क्या होगा बुक के अंदर में, बुक के अंदर में क्या मसाला होगा, कितना सच होगा। उनको बाद में 100% सच लिखा होगा ये बंदे ने, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है। मेरे पास्ट में भी मेरे इंटरव्यूज जो होते थे वो उससे गुजर चुके हैं। संतोष प्यासी साहब तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने तो मेरे इंटरव्यूज को सुधार के भी मतलब वो पेश किया है अच्छी तरीके से। तो वो सब लोग ने मेरी तारीफ़ की है। और फिर जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ RNA में, वहाँ पे भी कुछ इंजीनियर्स लोगों ने बुक की तारीफ़ की है। और जो रिस्पांस मुझे मेरे फैंस से मिल रहा है, लेटर्स मिल रहे हैं, ईमेल्स मुझे मिल रही है, उससे भी मुझे अंदाज़ा होता है कि लोग बुक को पसंद कर रहे हैं। क्रिटिसाइज तो अभी तक किसी ने किया नहीं कि नहीं ये मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरीके से बुक लिखी है कि जो हकीकत है वही लिखी है, और लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि हाँ ये हकीकत। और संजीव कुमार पर बुक लिखना एक बहुत बड़ी बात है, और लोग पता नहीं सोचे क्यों नहीं अभी तक संजीव कुमार के बारे में लिखने के लिए। आपने बहुत बड़ा काम किया है। नहीं सोचे तो राजकुमार के बारे में भी नहीं है। राजकुमार के बारे में भी बुक अच्छी लिखी जा सकती है। उनकी जो इमेज थी लोग डरते थे। कमर्शियल एक्टर रहा है, इतनी अच्छी फिल्मों में काम किया है, क्लासिक फिल्मों में काम किया है। तो राजेंद्र कुमार के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा है। ये क्या होता है कि आजकल मैंने देखा हूँ कि कुछ ऑथर्स जो है, नाम नहीं लूँगा, वेबसाइट पे या नेट पे या यूट्यूब पे जो है उसी को ले करके बुक बना करके मार्केट में डाल देते हैं। उनको ये नहीं मालूम पड़ता है कि कितनी तो चीज़ें गॉसिप्स है। आप क्या उसमें वेरीफाई करोगे और क्या उसमें करोगे। बुक लिखने का मतलब ये है, और अगर आप किसी की ज़िंदगी पे बुक लिख रहे हो तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें फैक्ट एंड फिगर जाना चाहिए, कुछ भी उल्टा नहीं होना चाहिए। जो आदमी है उसको उसी तरीके से पेश करो। महमूद साहब मुझे ये बोलते थे, मैंने महमूद साहब से कहा आप ये क्यों आप ये लिख रहे हैं, आप ऐसे लिखेंगे कि अपनी माँ को आपने थप्पड़ मारा तो लोग आपको नेगेटिव तौर पे देखेंगे। बोले मैं बायोग्राफी लिखवा रहा हूँ ऑथराइज्ड, जो मैं गलती किया हूँ वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ मैंने मेरी माँ को थप्पड़ मारा, मैं शराब पीता था, मैं चरस पीता था, जो भी था मैं था ऐसा, लेकिन अभी मैं वैसा नहीं हूँ। अभी मैं एक नेक इंसान बन चुका हूँ, मैंने अपनी गलती को रियलाइज़ किया है। वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है अपने आप को सही साबित करने का। अभी संजीव कुमार के बारे में ये है कि संजीव कुमार और लड़कियों के पीछे पड़े रहते थे, गलत बात है। संजीव कुमार ऐसे नहीं, लड़कियां उनके पीछे पड़ी रहती थी, ये आप कह सकते हैं। संजीव कुमार ने लाखों रुपया यूं बांट दिया लोग, और बगैर एग्रीमेंट, बगैर सिग्नेचर करके उतनी बड़ी लिस्ट उनकी फैमिली ने मुझे दी है कि इतने इतने लोगों से इतने इतने पैसे निकल रहे हैं। सुनील दत्त ने ट्राई किया पैसा वसूल करने की, नहीं कर पाया। अब वो आदमी कंजूस हो सकता है जो इतना पैसे बांटता हो, वो कितना दिलेर होगा। बोनी कपूर साहब, उनके गुजरने के 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद एक बैग ब्रीफकेस लेके आके लाखों रुपए फैमिली को देते हैं। फैमिली चौंक जाती है, काहे के साहब ये संजीव कुमार ने हमको दिया था यूज करने के लिए एज ए लोन, और बगैर इंटरेस्ट से दिया था। आप उनको देना चाहते थे, लेकिन अब वो है ही नहीं
तो ये आप रख लीजिए। कौन ये चीज़ एक साबित कर, लेकिन हर कोई बोनी कपूर नहीं है ना, बोनी कपूर जैसा अच्छा आदमी हर कोई नहीं है ना। कई लोगों को तो ऐसा लगा कि संजीव कुमार गए तो हमारी जान छूट गई। सबकी लाख क्लियर हो गई। ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। सब चढ़ते सूरज को सलाम करते और मौके का फायदा हर कोई उठाते हैं।